इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉप 30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 30वें सत्र की, जो इस बार ब्राजील के बेलेम में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में भारत ने एक बहुत ही सशक्त और साफ संदेश दिया है कि जलवायु कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, लोगों के केंद्र में होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि एक तरफा जलवायु कदम यानी यूनिलैटरल मेजर्स पूरे वैश्विक सहयोग को कमजोर कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर कॉप 30 में भारत ने क्या कहा, क्यों कहा और इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि कॉप 30 आखिर है क्या। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यह संयुक्त राष्ट्र के UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत होने वाली सालाना बैठक है। यह 30वां सत्र है, यानी इस प्रक्रिया को 3 दशक पूरे हो चुके हैं। और ख़ास बात यह है कि इस बार कॉप 30 पेरिस समझौते के 10 साल पूरा होने के मौके पर हो रही है। 2015 के पेरिस समझौते में सभी देशों ने यह वादा किया था कि वे वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन 10 साल बाद भी दुनिया अभी तक उस राह पर पूरी तरह नहीं है। ऐसे में भारत जैसे देशों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। भारत ने कॉप 30 के दौरान लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज यानी LMDC समूह का प्रतिनिधित्व किया। इस समूह में भारत, चीन, क्यूबा, मलेशिया, बोलीविया जैसे देश शामिल हैं, जो विकासशील देशों की आवाज़ को एकजुट रूप से रखते हैं। भारत ने कहा कि आज जब कुछ देश अपने स्वार्थों के लिए क्लाइमेट एक्शन को ट्रेड टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कार्बन टैक्स या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट लगाना, तो यह पूरे पेरिस समझौते की भावना के खिलाफ है। भारत का साफ कहना था कि जलवायु समझौते का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। समानता यानी इक्विटी और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सहयोग का आधार होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि विकसित देशों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ही औद्योगिकरण के दौरान सबसे अधिक प्रदूषण किया है, जबकि विकासशील देश जैसे भारत अभी भी गरीबी, ऊर्जा की कमी और विकास की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। भारत ने यह भी कहा कि असली समस्या इरादे की नहीं बल्कि संसाधनों की है। विकासशील देशों के पास क्लाइमेट एक्शन के लिए पर्याप्त वित्त, तकनीक और क्षमता नहीं है। भारत ने विशेष रूप से पेरिस समझौते के आर्टिकल 9.1 का जिक्र किया, जिसमें साफ लिखा है कि विकसित देशों का कानूनी दायित्व है कि वे विकासशील देशों को वित्तीय सहायता दें। लेकिन सच्चाई यह है कि विकसित देशों ने अब तक अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। $100 बिलियन प्रति वर्ष की मदद का जो वादा 2020 तक किया गया था, वह अभी तक पूरी तरह नहीं मिला है। भारत ने कहा कि जब तक वित्तीय समर्थन में पारदर्शिता और भरोसा नहीं होगा, तब तक क्लाइमेट एक्शन की गति धीमी ही रहेगी। इंडिया ने कॉप 30 को कॉप ऑफ एडॉप्टेशन कहने की मांग की। इसका मतलब है कि अब समय आ गया है कि अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन, इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की तैयारी को केंद्र में रखा जाए। आज विकासशील देशों की स्थिति यह है कि उनकी अनुकूलन आवश्यकताएं मौजूदा वित्तीय प्रवाह से लगभग 15 गुना अधिक हैं। भारत ने सभी देशों से आग्रह किया कि वे अपने नेशनल एडाप्टेशन प्लान्स यानी NAPs तैयार करें और इन योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन भी जुटाएं। दूसरी बड़ी बात भारत ने कही जस्ट ट्रांजिशन यानी न्यायपूर्ण परिवर्तन पर। भारत ने कहा कि जब हम जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह परिवर्तन सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होना चाहिए। इसमें कोई भी समुदाय पीछे न रह जाए और रोजगार पर असर न पड़े। भारत ने कहा कि जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम में पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाए, ताकि यह परिवर्तन समानता, न्याय और समावेशिता पर आधारित हो। भारत के साथ साथ कई अन्य विकासशील देशों जैसे चाइना, नाइजीरिया और G77 समूह ने भी एक नई पहल की मांग की। यह है ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। यह तंत्र वित्त, तकनीक और क्षमता निर्माण को एक साथ जोड़कर विकासशील देशों को एक न्यायपूर्ण और संतुलित ऊर्जा परिवर्तन में मदद करेगा। चाइना ने कहा जस्ट ट्रांजिशन एक वैश्विक जिम्मेदारी है, जिसे एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय ढांचे की जरूरत है। नाइजीरिया ने
विशेष रूप से कहा कि संसाधन निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को रियायती वित्त यानी कंसेशनल फाइनेंस की ज़रूरत है ताकि वे ऊर्जा संक्रमण के दौरान आर्थिक झटकों से बच सकें। ऑस्ट्रेलिया ने भी माना कि सहयोग ही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रतिबद्धताओं को वास्तविक कार्रवाई में बदला जा सके। अगर यह तंत्र COP30 में बन जाता है तो यह आने वाले दशक की जलवायु नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण ढांचा बन सकता है। तो इस तरीके से COP30 केवल एक जलवायु सम्मेलन नहीं है, यह भविष्य की दिशा तय करने का क्षण है। भारत का रुख बहुत स्पष्ट है। जलवायु न्याय तभी संभव है जब हर देश अपनी जिम्मेदारी को समानता और सहयोग की भावना से निभाए। विकसित देशों को अब वादों से आगे बढ़कर वास्तविक सहायता देनी होगी और विकासशील देशों को भी संतुलित और न्यायपूर्ण नीति के साथ अपने विकास को टिकाऊ बनाना होगा। अंत में COP30 यह तय करेगा कि आने वाले दशक में दुनिया जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एकजुट रहती है या फिर नहीं। अब आखिरी में इस पूरे टॉपिक पर 5 MCQ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एट COP30 इंडिया रिप्रेजेंटेड विच ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशंस? इंडिया कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी LMDC या फिर ऑप्शन डी ब्रिक्स। जो भी सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9.1 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट व्हाट इज द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज? यानी जो पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 9.1 है उसके अनुसार जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? ऑप्शन ए, टू रिड्यूस ग्लोबल कार्बन एमिशंस बाय 50%, ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग नेशंस, ऑप्शन सी, टू सबमिट एनुअल नेशनल एडाप्टेशन प्लान्स, या फिर ऑप्शन डी, टू बैन फॉसिल फ्यूल यूज कंप्लीटली। जो भी सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डिड इंडिया प्रपोज टू डिस्क्राइब COP30? COP30 को इंडिया ने किस टर्म से डिस्क्राइब किया है? ऑप्शन ए, COP ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी, COP ऑफ इक्विटी, ऑप्शन सी, COP ऑफ एडाप्टेशन, या फिर ऑप्शन डी, COP ऑफ टेक्नोलॉजी। जो भी सही आंसर आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what is the estimated adaptation finance gap according to India's statement at COP30? Option A, 5 times current finance flows, option B, 10 times current finance flows, option C, 15 times current finance flows, या फिर option D, 20 times current finance flows। लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, what is the main goal of the proposed global just transition mechanism? Option A, to ban trade in fossil fuels, option B, to coordinate finance, technology and capacity building support, option C, to increase global carbon taxes, या फिर option D, to regulate renewable energy exports। जो भी सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह की और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।